कल जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे पाषाण काल, जिसे हम प्रायश्चित युग भी कहते हैं। उसका समय जाना और चीजें भी समझी कि उस समय की चित्रकला कैसी थी और चित्रकला का भारत में प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा। उसी में हमने कल हेडिंग करवाई थी, शायद उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे आज, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था, उसको पूरा करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित प्राप्त। तो हेडिंग है आपकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थान ऐसे थे जहां से हमें प्राग ऐतिहासिक चित्रों के साक्ष्य मिले, जिनसे हम जान पाए कि ये प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। तो सबसे पहले बेलन नदी घाटी क्षेत्र पर, बेलन नदी घाटी क्षेत्र पर क्या प्राप्त हुआ, जो स्थित कहाँ है, इलाहाबाद में। यानी ये बेलन नदी घाटी कहाँ आती है, इलाहाबाद। और आज अगर हम इलाहाबाद को क्या कहते हैं, तो प्रयागराज। ठीक है, अगर पेपर में प्रयागराज है तो आप प्रयागराज ही सही करेंगे। और किस क्षेत्र में है, तो प्रयागराज के या इलाहाबाद के मेजा क्षेत्र से प्राप्त हुई। यानी नदी कौन सी थी, तो बेलन नदी घाटी के क्षेत्र पर इलाहाबाद प्रयागराज के मेजा क्षेत्र से प्राप्त हुई। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो एक लोहदा नाला प्राप्त हुआ है, लोहंदा नाले से। यानी देखिए क्षेत्र है, क्षेत्र में क्या है, लोहंदा नाला है। यानी यहाँ से खुदाई में हड्डी की नारी की आकृति प्राप्त हुई। इसकी तो हड्डी की नारी की आकृति, यानी जिसकी है हड्डी से बनी हुई है और नारी आकृति प्राप्त है, जिसे विद्वानों ने एक नाम दिया है, जिसे विद्वानों ने नाम दिया है। क्या नाम दिया हो, क्या कहने से पुकारते थे, तो हारकून कहकर पुकारते थे। क्या, हारकून कहकर पुकारते थे। ठीक है, हारकून यानी उसको एक नाम दे दिया, उसी हड्डी को, उसी नारी आकृति को, उस नारी आकृति को हारकून नाम से जानते हैं। कभी हो सकता है क्वेश्चन उल्टा पूछ ले कि हड्डी की नारी की आकृति प्राग ऐतिहासिक काल में किस स्थल से प्राप्त हुई है, तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई। और उत्तर प्रदेश में कहाँ प्राप्त हुई है, तो इलाहाबाद के प्रयागराज में मेजा क्षेत्र के लोहंदे नाले के खुदाई में हड्डी की आकृति प्राप्त हुई है। और अगर इस हड्डी का नाम पूछ ले कि इसे किस और नाम से जानते हैं, तो हम इसे हारकून के नाम से जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से डीपली बनाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश क्षेत्र पूरा हुआ है और ये हमारे किसके अंतर्गत आया था, पूरा पाषाण काल के लिए। अब आगे हम बढ़ेंगे मध्य पाषाण। आगे हमारा नया टॉपिक क्या रहेगा, नया टॉपिक हमारा होगा मध्य पाषाण। तो मध्य पाषाण काल के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए। अब ये में थोड़ी सी बात और समझ लीजिए, इसी पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में जब मानव अपनी जीविका का साधन बनाया था, तो वो सबसे ज्यादा आखेट और खाद्य संग्रह करने लगा था। यानी आखेट यानी शिकार करके ही अपना भरण पोषण करता था। और यहीं पर मानव के साक्ष्य भी मिलना चालू हो गए थे कि अब व्यक्ति यानी उस समय का जो वनमानुष रूप था वो मानव रूप में बदलने लगा था। ऐसा अनुमान लगाया है। क्यों अनुमान लगाया गया, क्योंकि होशंगाबाद से यानी 1.5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ से मानव के अवशेष प्राप्त हुए, यानी मानव की हड्डियां खुदाई के स्वरूप में प्राप्त होने लगी होंगी। तो अनुमान लगाया गया कि 1.5 लाख वर्ष पहले मानव रूप का जन्म हो चुका। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण। मध्य पाषाण इसे हम क्या कहते हैं,
मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज को और किस नाम से जानते हैं? मध्य प्रस्तर युग। और इसका समय क्या माना गया है? 25 समय माना गया है 25,000 से 10,000। 25,000 से ईसा पूर्व से 10,000 ठीक है। ये हमारा क्या है? समय। मध्य पाषाण काल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस समय का मानव और ज्यादा विकसित हो चुका था। वो अपने लिए औजार है, शिकार के लिए पत्थर से, लकड़ी से, अनेक माध्यमों से बनाने लगा था। हालांकि पूरा पाषाण काल में ही उसने बना लिया था, लेकिन उसका रूप क्या था? बेडौल था, वो सुडौल रूप में नहीं थे। यहाँ पर उसने क्या किया? यहाँ आने के बाद मानव ने उसे सुडौल रूप यानी अपने अनुसार उसे रूप ढालना चालू कर दिया था कि इस रूप में हमें इस औजार का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम आसानी से शिकार कर सकें। ऐसी उनकी भावना थी। तो इस समय का मानव सबसे ज्यादा क्या किया? इस समय और इसी मध्यकाल, मध्य पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को नव पाषाण काल, संधि युग। संधि युग क्यों कहा गया? क्योंकि इन दोनों का मिलाप होना चालू हो गया था। यानी मध्य पाषाण काल में जो चीजें हो रही थी वही धीरे धीरे नव पाषाण काल में और विकसित रूप में हमारे सामने आने लगी। तो यहाँ पे मानव ने सबसे ज्यादा प्रयोग किस चीजों का किया? तो औजार, औजारों को सुडौल और ज्यामिति दिया। ज्यामिति का मतलब क्या है? यानी एक सही नाम ये तैयार करना चाहता है। जैसे आप लोग कोड वगैरह पढ़ते हो तो चीजें उन्हीं के माध्यम से, ज्यामिति का मतलब होता है सही नाम, सही माप देकर चीजों को तैयार करना। उस समय मानो सुडौल बनाने लगा था और ज्यामिति आकार देने लगा था। और इसी समय उसने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए। मिट्टी के बर्तन भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। शुरू कर दिया था। यानी आप देखिए कि अब वो धीरे धीरे विकसित होगा और विकसित होकर अपनी चेष्टाओं के माध्यम से वो नई नई चीजों को करना शुरू कर दिया था। इसी काल में मानव ने आखेट और खाद संग्रह भी, यानी यहाँ भी उसने क्या किया? आखेट यानी शिकार और खाद संग्रह यानी अपने खाने के लिए चीजों का संग्रह करना स्टार्ट कर दिया। तो खाद संग्रह भी यही शुरू किया। फिर इसी के साथ साथ उसने एक और चीज बढ़ाई। तो इसी के साथ उसने और क्या किया? इसी के साथ पशुपालन भी बढ़ाया। यानी अब जाहिर सी बात, धीरे धीरे हम जानेंगे कि कौन सा पशु हमारे लिए अच्छा है तो हम उसका पालन पोषण करने लगते हैं। इसी तरह उन्होंने कुत्तों को पालना स्टार्ट किया था सबसे पहले। फिर धीरे धीरे और जानवरों को प्रति जाने और चीजें शुरू, और यही से वो अपनी जीविका का भी साधन है। यानी यही उसने अपने जीविका का साधन शुरू किया। यानी ये सब उसके साधन हैं। कोई पशुपालन करेगा, खाद संग्रह करेगा, जिसके पास नहीं होगा बेचेगा, एक दूसरे की जीविका चलाएगा, कार्य करेगा। चीजों के बदले हो सकता है, क्योंकि मुद्रा नहीं थी तो चीजों के बदले उस समय वो चीजों का आदान प्रदान एक दूसरे से करता। तो जीविका, अपनी आजीवक जीविका को सम्मिलित, उसने जीविका के रूप में सम्मिलित किया। चलिए इसके बाद आगे और भी क्षेत्र थे। अब मध्य पाषाण काल के संबंधित कुछ ऐसे क्षेत्र आएंगे जहाँ से मध्य पाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ से हम ये पता कर पाए कि मानव मध्य पाषाण काल में आ चुका था और उसके साक्ष्य कहाँ से मिले और वो कितना विकसित हुआ। कितना विकसित हुआ ये तो आप जान चुके।
पहले हमारे पास क्षेत्र आता है सराय नागौर। सराय नागौर, सराय नागौर ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। सराय नागौर से प्राप्त किया होगा तो यह सबसे यानी कि प्राचीन मध्य पाषाणिक स्थल माना जाता है। इसको हम किस रूप में जानते हैं? सबसे प्राचीन मध्य पाषाणकालीन स्थल, यानी ये सबसे प्राचीन स्थल था सराय नागौर। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपसे यही पूछेगा कि सराय नागौर कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है और यह सबसे मध्य पाषाणकालीन प्राचीन स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद एक आया है दूसरा क्षेत्र मैदान। मैदान ये कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। प्रतापगढ़ जिले में यह है। यहाँ से दो नाली, यहाँ से दो नाली अब इन नारियों की विशेषता क्या है? यानी दो स्त्रियों के साथ प्राप्त हुआ और किस रूप में है? उनका रूप था कंकाल, कंकाल रूप में। और संख्या कितनी थी? तो संख्या के रूप में ये 5 पाई गई, ठीक है। और इसके बाद इनकी क्या विशेषता थी? तो इन्हीं कंकालों में 12 मृग श्रृंग, जो मृग श्रृंग होते हैं, 12 मृग श्रृंग। मृग श्रृंग माने क्या जानते हैं? मृग माने क्या होता है? हिरण। हिरण के छल्लों की बनी माला पर, की छल्लों की बनी माला। अच्छा देखिए, जब कंकाल है तो ये भी जो एक तरीके से मृग श्रृंग है, ये भी एक तरीके से उसकी हड्डियों से ही बनाया गया है, तो ये नष्ट नहीं हुई। और वो जो कंकाल प्राप्त हुए उसमें वो पहने हुए, जब पहने हुए मिले तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये मृग श्रृंग ही है, जिनसे उन्होंने अपने लिए छल्लोनुमा हार बनाया, जिसे उन्होंने पहना। माला नहीं, माला, ठीक है, माला या हार दोनों। फिर यहीं पे आपका दूसरा क्षेत्र आता है भीमबेटका। ये गुफा भी है, ठीक है। इसके बाद है भीमबेटका, जो कि भीमबेटका ये कहाँ है? तो ये एमपी में है। और एमपी में कहाँ है? भोपाल, रायसेन जिले, भोपाल के रायसेन जिले में ऐसा है, भोपाल के रायसेन, रायसेन जिले, ठीक है। ये भी क्या है? आपका एक प्रागैतिहासिक क्षेत्र था, यहाँ से भी साक्ष्य प्राप्त किए गए। तो यह मध्य पाषाणकालीन, यह मध्य पाषाणकालीन मध्य पाषाणकालीन सबसे प्राचीन है। और यहाँ से कुछ कृतियां प्राप्त हुई हैं। तो कृति क्या प्राप्त हुई है? सबसे प्रमुख क्षेत्र में मिला है। तो यहाँ पे जो कृति प्राप्त हुई थी, यहाँ पे मानव एक टेक्नोलॉजी का यूज करने लगा, यानी इस समय मानव धनुष, बाण और एक चीज और कही है, उसे कहते हैं लकड़ी की डोंगी, लकड़ी की डोंगी। अब ये लकड़ी की डोंगी क्या है? ये लकड़ी की डोंगी जो है वो है नाव। धनुष बाण प्रक्रिया में कुछ कहा है, एक नाम दिया, उस नाम को कहते हैं, यानी इस समय के मानव को हम मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, यानी इस समय का मानव होता उसने क्या प्रयोग किया? मिसाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी
यानी अब तो मिसाइल ना एक दूसरे को मारने के लिए मिसाइल यूज करते हैं, तो उस समय वो धनुष प्रक्रिया को यूज करता था, उसी को क्या कह दिया गया, मिसाइल। इसीलिए भीमबेटका जब इस क्षेत्र की खुदाई हुई तो उनको बाण और लकड़ी की नाव बनी हुई मिली, जिसे लकड़ी की डोंगी कहते थे उस समय के लोग। उसी से उन्होंने क्या किया, इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। ठीक है, यानी एक तरीके से मानव और विकसित हो चुका है। यहाँ आते आते उसने बहुत सारी चीजों को खोज कर लिया और अपनी सुविधा के अनुसार वो चीजें किया करते थे कि अब हमें ये आवश्यकता पड़ रही है तो उसे अपने ही ज्ञान से बनाने का प्रयास करते थे, क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा है क्षेत्र नौपाषाण। अब तीसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा ये क्षेत्र है हमारा नौपाषाण काल।